तैयार हो जाइए दिसंबर सीरीज के भरपूर एक्शन के लिए, जहां भले हफ्ते के आखिरी दिन लंबे वीकेंड के पहले दुनिया भर के बाजारों से सुस्ती के संकेत है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान में खुलने की ताकत दिखाता हुआ। आइए देखते हैं किस तरह का रहेगा आज एक्शन और क्या करें आप, इस पर रहेगा फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई सीरीज की शुरुआत नए नंबर के साथ कर रहे हैं, जैसे कि अनिल जी ने कहा 590, ये टाटा स्काई पर हमारा नंबर रहेगा अब नया वाला, पर बाकी कुछ नहीं बदला है सर। तो सीरीज की शुरुआत है, आज का ट्रेड सेटअप भी इंटरेस्टिंग होगा सर। बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं आपको? डाउ फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कमजोर है। कल देर रात अमेरिका में छुट्टी रही दीप, और आज भी हाफ डे जैसा माहौल है, तो वहां पर लोगों का ध्यान शेयर खरीदने के बजाय ज्यादा दूसरे वो सब कुछ खरीदने पर है जहां बड़ी सेल लगी है। शेयर तो आजकल सेल में मिल नहीं रहे, ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जो ब्लैक फ्राइडे जैसा आपने कल बताया, फिर उसके बाद मैंने गूगल किया, थोड़ा रिसर्च की, तो पता चला वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें आपको सस्ते दामों पर मिलती है ब्लैक फ्राइडे सेल में। तो आज फोकस वहां पर है ज़्यादा। सपाट है एसजीएक्स निफ्टी 13,050 के आसपास। दिसंबर सीरीज की आज से शुरुआत हुई है, उस सीरीज की भी हम चर्चा करेंगे। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग आज बाजार बंद होने के बाद से लागू हो जाएगी। मोरेटोरियम पर आज सुनवाई है सुबह 10:30 बजे, तो देर शाम आ जाएंगे जीडीपी के आंकड़े, जिसका असर आप देखेंगे मंगलवार को। तो ये वो तमाम संकेत है जिन पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा छुट्टी का ही माहौल है सर, और उसके बीच में हम दिसंबर सीरीज, साल की आखिरी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। यूएस में भी आज हाफ डे, कल की छुट्टी के बाद, तो वहाँ से वॉल्यूम्स कम है। हमारे लिए एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, तो उस पर भी नज़र है। तो फिर ये कम वॉल्यूम्स में नई सीरीज की शुरुआत हो, तो यूजुअली क्या फील आ रही है सर कि आज के सेटअप, वैसे बात करें तो डिटेल्स बाद में लूँगा, बट जो छुट्टी का माहौल है उस बीच में नई सीरीज की शुरुआत हो, तो इसमें कैसा सेटअप लगता है? देखिए दीप, लंबा वीकेंड है, और लंबे वीकेंड के पहले आप देख सकते हैं कि बाजारों में हल्की सुस्ती का माहौल है, वो कि गलत नहीं है। दूसरी बात यह कि आप अहम लेवल के करीब हैं, फिर से 13,000 के आसपास बंद हुए हैं। और दूसरी बात यह कि बैंक निफ्टी भी 30,000 की तरफ फिर से बढ़ने की तैयारी में है। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि अगर बाजार थोड़ा लंबा ट्रेड करने के बाद अगर थोड़ा सा रुके, इंतज़ार करें, कंसोलिडेट करें और उसके बाद आगे बढ़ें, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है अगर बाजार ऐसा करते। तो मेरा ये समझना है कि दिसंबर की सीरीज़ को अगर आप देखें दीप, तो बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत होती हुई दिख रही है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें हैं, दोनों ही मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि दिसंबर की सीरीज में क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ खराब है। लेकिन कंसोलिडेशन होना चाहिए, हर एक लेवल पर होना चाहिए, और कंसोलिडेशन के बाद बाजार आगे बढ़ते हैं तो ये बाजार की सेहत के लिए बढ़िया है। एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी बाजार में हमेशा थोड़ी तकलीफ देने वाली होती है। जैसे कि आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह से बाजार लाइफ हाई बनाकर उसी दिन, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की हो तो एक बहुत बढ़िया चीज नजर आ रही है। पिछले 3 करेक्शन जो 1.5 दिन के हुए हैं, तीनों ही करेक्शन उस दिन हुए हैं जब बाजार ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। और जैसे ही लाइफ टाइम हाई दूसरा या तीसरा लगातार बनता है 2 या 3 दिनों में, उसके बाद दीप बाजार ऊपर से करेक्ट उसी दिन करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे में। दूसरे दिन हल्का फुल्का कंसोलिडेशन और रफ्तार तेज। इससे क्या समझना सीखना चाहिए, जब तीसरे दिन लगातार लाइफ टाइम हाई बनता है तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है कि अब तो ये कभी गिरेगा नहीं। आप फिर तब उतना खरीदते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी से बाहर है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, उतनी क्वांटिटी खरीदते हैं जहां पर आपको लगता है कि बस मेरे लेने के बाद नीचे आएगा नहीं। तो ये आपको 2-3 बहुत बेहतरीन संकेत, 3 दिन जो बाजार करेक्ट हुआ नवंबर की सीरीज में, तीनों ही दिन इसी तरह से करेक्ट हुआ कि करेक्शन का रीजन ये है कि लगातार दूसरे या तीसरे दिन लाइफ टाइम हाई बनाए, और ट्रेडर्स जैसे ही ओवरबॉट हो जाए वहां पर आपको खरीदारी आती दिखे। आपको याद दिला दूं, कल तमाम संकेतों के बीच में, और जबकि परसों बाजार कमजोर थे, तो आपको याद होगा हमने सबसे बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर लिखा था कि वायदा कारोबार के डेटा पॉजिटिव है, क्योंकि एक दिन में अगर पुट कॉल रेशियो 50 बेसिस पॉइंट नीचे आता है और एक्सपायरी के दिन अगर आप 1.27 के पुट कॉल रेशियो के साथ शुरुआत करते हैं तो बाजार कितने हल्के हो जाते हैं। तो अगर करेक्शन आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तेजी करने वाले ट्रेडर्स की है। आप ओवरबॉट होंगे तो करेक्शन आएगा, और जो तेजी चल रही है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी एफआईज के अलावा अगर किसी की है तो वो मंदी करने वाले ट्रेडर्स की। वो मान नहीं रहे हैं, हर एक ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं और फिर उन्हें और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार को ऊपर ले जाना है। तो एफआईज तो ठीक है, अपनी खरीदारी कर रहे हैं,
कैश डाल रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स बेवजह शॉर्ट कर रहे हैं वो बाजार को हर रोज ऊपर ले जाते हैं, और जब तेजी करने वाले ट्रेडर्स जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और पचा ना पाए तो फिर उनके हाल वो होती है जो दिसंबर की सीरीज में नवंबर की सीरीज में 3 दिनों में हुए। तो नवंबर की सीरीज से आपको ये लेसन लेना चाहिए, दूसरा तीसरा दिन लगातार हाई बने तो फिर आप ओवरबोट ना हो जाए। और ये तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सबक है, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सबक ये है कि अनाप शनाप किसी भी वक्त आप शॉर्ट ना करें। शॉर्ट करने के लिए जब ओवरबोट टाइप के इस तरह के संकेत आए कि तीसरे दिन लगातार हाई बन रहा है और वहां पर तेजी करने वाले भरपूर कर रहे हैं, वो टाइम है जब आपको एक ट्रेड लेना होता है। तो मैं तो ये दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देख रहा हूं दीप नवंबर की सीरीज से। बिल्कुल, और नवंबर की सीरीज में सर काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला है, जिस तरह से एफआईएस का बाइंग मोमेंटम भी आया है। तो सर सवाल यही बनता है कि दिसंबर सीरीज के लिए एक ब्रॉडर व्यू आपका क्या बन के आ रहा है, क्योंकि हर साल दिसंबर में एक सांता क्लॉज रैली की भी एक्सपेक्टेशन रहती है बाजार में, पर इतनी शानदार नवंबर सीरीज के बाद क्या दिसंबर में भी ये मोमेंटम बरकरार दिख रहा है आपको? दीप, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब ये देखो, तेजी तो किसी भी कारण से हो सकती है। आप सेंटा क्रूज रैली बोल दें, या फिर आप सांता क्लॉज रैली बोल दें, या फिर दिवाली की रैली बोल दें, या फिर कोई न्यू ईयर की बोल दें, मतलब आप नाम जो देना चाहें दे दें। अल्टीमेटली बाजार मजबूत होने तो होने, और ऐसा तो है नहीं कि हर साल आप दिसंबर के महीने में सांता क्लॉज रैली देखते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने के जो मैं आंकड़े देख रहा था, 2-3 सीरीज छोड़ दें, उसके अलावा आंकड़े बड़े डीप मिले जुले से हैं। ऐसा नहीं कि दिसंबर की सीरीज में बाजार बहुत तेजी से भागते हो या तेजी से गिरते हो, दोनों ही तरफ नहीं है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए 2014-15 के आसपास बड़ी तेजी बनी थी दिसंबर की सीरीज में, और वो इस वजह से बनी थी कि उस समय पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की। उस समय आप देखिए बड़ा मुंह आता हुआ दिखा था, लेकिन इसके अलावा दिसंबर की सीरीज में बड़े मुंह आते हुए दिखे ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हिस्टोरिकली बहुत शांत सीरीज रहती है, सीमित दायरे में रहती है, जो कि ठीक भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 2019 में 0.5% नीचे थे, 2018 में 0.5% ऊपर थे, 2017, 2016 और 2015 में 1-1.25% ऊपर थे। तो खाली एक 2014 में आप देख लें 4% नीचे थे, 2013 में 3.5% ऊपर थे। उसके अलावा कोई बड़े मुंह नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि बड़े मुंह नहीं होते। अब दिसंबर की सीरीज के कुछ अहम आंकड़े आपको बता दूं। नवंबर की सीरीज में हमने 1300 पॉइंट जोड़े हैं निफ्टी पर, लगभग 13% का 12% का मूव। 5300 पॉइंट हमने जोड़े हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि बड़ा मूव है। और अब देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। इस सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपके लिए है करीबन 77% एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन है। लास्ट टाइम एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से आप डेटा देखेंगे तो सितंबर की सीरीज की शुरुआत में 75% थी, और सितंबर की सीरीज में मैं अगर आपको बताऊं तो सितंबर की सीरीज में आखिरी करेक्शन आपको मिला था 750 पॉइंट का। यानी कि एफआईज अगर जरूरत से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन के साथ सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो वो सीरीज सितंबर की आपके सामने जो अच्छी नहीं रही। लेकिन जो अक्टूबर और नवंबर की सीरीज की शुरुआत एफआईज ने 45% और 44% के ओपन इंटरेस्ट के साथ की, लॉन्ग पोजीशन के साथ की, वो दो बेहतरीन सीरीज रही है। उसके थोड़ा पीछे जाइए, दो और बेहतरीन सीरीज मैं आपको याद दिला दूं, अप्रैल और साथ ही जून की, और वहां पर भी एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 40-45% रही। तो अगर इस सीरीज में एक रिस्क है आपके लिए कोई, तो वो ये है कि एफआईज ने बड़ा पैसा 55,000 करोड़ 60,000 करोड़ का डाल दिया है नवंबर की सीरीज में। लॉन्ग पर 77% बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऊपर हाथ रोकेंगे। तो इस सीरीज में एकमात्र सावधानी वाला पॉइंट ये है। बाकी लॉन्ग साइड पर रोल ओवर तगड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। स्टॉक्स में अगर आप रोल ओवर देखेंगे तो तगड़े हुए हैं। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज की शुरुआत में 1 करोड़ 14 लाख शेयरों का है, जो कि पिछले सीरीज के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। पिछली सीरीज में 1 करोड़ था। रोल ओवर्स बहुत ही तगड़े हैं। पिछली सीरीज के रोल ओवर्स थे 77% और इस बार के रोल ओवर है 79%, मजबूत है। स्पेशली बैंक निफ्टी में रोल ओवर लगभग 9% अच्छे ज़्यादा होते हुए दिखे। तो बैंक निफ्टी में भी रोल ओवर्स बहुत मजबूत होते हुए दिखे। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो आपको मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और ट्रिगर पर जो फोकस कर रहा हूँ वो ये कि जब भी एफआईज 75% के ऊपर सीरीज की शुरुआत अपनी इंडेक्स लॉन्ग के साथ करते हैं, वो सीरीज बहुत अच्छी नहीं रही है। तो बेहतर ये होगा इस सीरीज में हम इंतजार
इंतज़ार करें और अगर आप ट्रेडर हैं तो ठीक है, मोमेंटम के साथ रहिए। बिल्कुल अभी भी 300-400 पॉइंट की जगह निफ्टी में बन सकती है, बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको शायद ये सीरीज एक मौका दे सकती है जो आप मिस कर चुके। तो उम्मीद करते हैं वो मौका इन्वेस्टर्स के लिए फिर से एंट्री करने का मिले। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो सावधानी वाला है, वो इंडेक्स लॉन्ग एफआईएस की 77%, अदरवाइज सारे डेटा मजबूत है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन तो कम करी है सर। आज के संकेतों पर आऊँ उससे पहले एक बार, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन था, तो ये जो एफआईएस की तरफ से जो कल का फंड एक्शन हुआ है, स्पेशली एक दिन हाथ थामने के बाद वापस 2000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी है, उसका क्या मायने है सर कैश में? देखिए दीप, एफआईएस की खरीदारी के कल के आंकड़े कोई खास अहमियत नहीं रखते हैं। और जब कल के आंकड़े उतनी खास अहमियत नहीं रखते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है आपके सामने एक्सपायरी का, तो फिर आपको ट्रेंड देखना चाहिए। और ट्रेंड बेहद साफ है, ट्रेंड में कहीं किसी तरह का बदलाव नहीं है। एफआईएस की दमदार खरीदारी पूरी सीरीज में चल रही है और वो कल भी रही है। तो आपके लिए ट्रेंड बेहद पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की आपके बहुत काम की है। दूसरी तरफ घरेलू फंड्स का अगर आप देखेंगे तो 3400 करोड़ के आसपास की उनकी बिकवाली है, जो कि उम्मीद के मुताबिक है। एक और आंकड़ा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने 2500 करोड़ की कल खरीदारी की है। जाहिर सी बात है कि इस पूरी सीरीज में कैश मार्केट में, नवंबर की सीरीज में कैश मार्केट ने एफआईएस ने दमदार खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर्स बेचे थे। तो उस स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी भी एफआईएस की तरफ से वापस होती हुई दिखी है, वो एक शॉर्ट कवरिंग है। इंडेक्स में 117 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, जो कि थोड़ी बहुत पोजीशन, तेजी की पोजीशन अनवाइंड हुई है, शॉर्ट पोजीशन भी अनवाइंड हुई है। तो पोजीशन नेचुरली आप सीरीज के अंत में कम होते हुए देखते हैं। तो ओवरऑल कल के आंकड़ों को छोड़ दीजिए और ट्रेंड पर जाइए, और ट्रेंड एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी का बरकरार है। ये तो अब तक की बात हुई। दीप, अब आगे क्या देखना है? आगे दो चीजें देखनी। पहली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफआईएस अगर इंडेक्स में नेट लॉन्ग 77% है तो आगे कितना खरीदेंगे वो देखना है। और दूसरी चीज जो देखनी है आपको वो ये कि आज की क्लोजिंग के बाद एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हो जाएगी। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चलते अंदाजा ये था कि 28-30 हज़ार करोड़ के इन्फ्लोज बाजारों में आएंगे। चलिए मान ले 28-30 हज़ार करोड़ के वो आए, फिर भी 25-30 हज़ार करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा एफआईएस की तरफ से आया है रीबैलेंसिंग के अलावा भी। तो ये बड़ा पैसा आया है नवंबर की सीरीज में। अब हमें दिसंबर की सीरीज से आज छोड़ दीजिए, मंगलवार से ये देखना है कि क्या एफआईएस उतने ही दमदार तरीके से खरीदारी अपनी बरकरार रखते हैं, या हाथ खींचते हैं, रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, या रिवर्स करते हैं। ये तीनों चारों चीजें क्या होती है, उसके बेसिस पर बाजार चलेगा। एग्जैक्टली एफआईएस के डेटा पर चलने वाला है। एफआईएस के डेटा अगर आपको रुकते हुए नजर आएंगे तो बाजार की स्पीड थमेगी, वापस रिवर्स होते नजर आएंगे कि चलिए एमएससीआई रीबैलेंसिंग होगी, अब कोई ऐसा बड़ा कंपल्शन नहीं है, तो आप थोड़ा बाजारों को करेक्शन होते हुए भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए जो होगा वो एफआईएस के नए आंकड़ों का होगा कि अब इस सीरीज में उनका रुझान किस तरह का रहता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो वहीं पर नज़र रखनी पड़ेगी कि एफआईएस की एक्टिविटी इस महीने में कैसे रहती है सर। तो ढेर सारे क्यूज़ हैं सर, फिर बताएं आज का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल रखा है दीप। एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत मैंने कल पॉजिटिव रखे थे, आज न्यूट्रल कर दिया क्योंकि पुट कॉल रेशियो मेरा ऊपर बढ़कर आ गया है। सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। 12,850 12,935 दिन का मजबूत सपोर्ट रेंज है। ऊपरी स्थानों पर 13,050 13,150 की कोशिश होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 29,050 29,250 मजबूत सपोर्ट जोन दिन के लिए, अगर उसके नीचे गए संभावना कम है, हैंडी रखिए क्योंकि लंबा वीकेंड है। 28,850 28,925 अगला मजबूत सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी 29,050 29,000 माफ कीजिए 29,750 29,900 ऊपर का टारगेट होगा आज के लिए। इसके पार निकलकर टिके तो फिर आपके लिए 30,150 से 30,300 की रेंज खुलती है बैंक निफ्टी पर। छोटी रेंज दिन की आपको दे दूं दीप, 12,935 13,050, इस रेंज पर रखिए नज़र, छोटी वाली। 12,900 13,075 दिन की मीडियम रेंज है, और 12,850 से 13,150 ये निफ्टी की बड़ी रेंज मानकर चलें। 13,150 13,200 हल्की रुकावट का लेवल है, इसे पार किया तो फिर 13,400 तक की जगह बनेगी। अगला टारगेट फिर 13,400 का होगा निफ्टी पर, उसके आसपास 25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे देख लें, बट 13,400 ब्रॉड टारगेट आपका होगा। वो मैं आपको बाद में डेटा फॉर्मेशन जैसा होगा वैसा बताऊंगा। बैंक निफ्टी
29,250, 29,750 ये आपके लिए बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 29,050, 29,900 दिन की मीडियम रेंज। 28,850 से लेकर 30,150 ये बैंक निफ्टी के लिए आज की बड़ी रेंज होगी, इस पर नजर रखिए। दीप, आपको याद होगा कल भी क्लोजिंग के वक्त हमने यही कहा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। 13,200 का आप 13,000 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदिए और 13,200 का बेच दीजिए। बैंक निफ्टी का 29,500 या 29,600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 30,000 का बेच दीजिए। आई एम श्योर आज इस स्ट्रेटेजी में आपको फायदा होगा, जिस तरह की ओपनिंग मिलेगी, ओपनिंग पर भी और दिन के दौरान भी। ये आपके लिए सारी रेंज। जी दीप। बिल्कुल, तो अहम रेंजेस हैं, यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने एफआईएस की पोजीशन तो बढ़ाई बताई और 77% पर है। पीसीआर भी हमने देखा है कि 1.48 हो गया है, पर विक्स कल 14% गिरा सर, यहाँ से क्या समझना चाहिए? ये भी कुछ एक्सपायरी रिलेटेड ही एक्शन था? नहीं, या एक्सपायरी रिलेटेड तो है, लेकिन दीप अगर पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा वोलेटाइल कोई हुआ तो वो वोलेटिलिटी इंडेक्स ही है। परसों विक्स 10% बढ़ा था, कल 14% गिर गया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी तो यहीं पर है, इसी में है। ये थोड़ा थम जाए, ठीक ठाक हो जाए तो बाकी सब अपनी लाइन पर आ जाए। तो विक्स एक दिन 10% बढ़ना, एक दिन घटना, मतलब मजाक नहीं है। तो ये इसका मतलब क्लियर कट है। या इसको है ना, वो अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मूड स्विंग्स। बाजार के मूड स्विंग्स है। एक दिन अचानक आप बड़े बेरिश हो जाते हैं, एक दिन अचानक बड़े बुलिश हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से विक्स। लेकिन आमतौर पर विक्स घटना बाजार की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है कि भाई कम। बेसिकली विक्स आपको क्या बताता है? विक्स आपको ये बताता है कि बाजार कितना बड़ा मूव किसी भी एक तरफ दे सकता है, ऊपर या नीचे। और अगर वो घटता है तो इसका मतलब ये कि आप वोलेटिलिटी कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर आप वोलेटिलिटी कम होने की उम्मीद करें तो फिर ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तेजी का है। इसका मतलब यह कि आप गिरेंगे कम, और गिरेंगे कम इसका मतलब क्या है? बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। इसलिए विक्स का कम होना आमतौर पर पॉजिटिव माना जाता है। ये कोई लिखा हुआ सत्य नहीं है। आपको मूड, माहौल, ट्रेंड के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से इसको एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली विक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी आप ये मानकर चलिए, जब विक्स 14% घटा है तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी कम होगी, और वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब है कि आप नीचे कम जाएंगे। इसे पॉजिटिव समझकर चलें। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, 1.48 पर आया है, कोई चिंता नहीं, 20 बेसिस पॉइंट हम कंफर्टेबल है। लेकिन एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 64% से 77% है, थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। आइए अब आपकी अगर तेजी की पोजीशन है तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे दूं। इंट्राडे 12,900, क्लोजिंग बेसिस 12,850, वेल डिफाइंड क्लियर का स्टॉप लॉस आपके लिए ये दोनों ही। बैंक निफ्टी का एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 29,200। जिनको बहुत डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, वो 29,000 का लगाएं। और जिनको बड़ा सेफ इंट्राडे लगाना है, 28,850 का लगाएं। लेकिन इतने दूर स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो 29,200 भी दूर लग रहा है, लेकिन फिर भी डेटा के हिसाब से वही निकल कर आ रहा है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट पोजीशन है तो होनी नहीं चाहिए। कल हमने कहा भी, आप शॉर्ट काटिए, लॉन्ग करिए। 13,050 आखिरी उम्मीद के तौर पर रखिए। इसके ऊपर जाकर निफ्टी टिकता हुआ नजर आए, शॉर्ट काट लीजिए। और 13,000 के ऊपर या 13,050 के ऊपर बंद हो तो फिर आप शॉर्ट न रहें, ये ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी 29,800 एकमात्र स्टॉप लॉस, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आपके लिए। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम लेवल्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। नई पोजीशंस आज कैसे बनाए सर? खरीदे निफ्टी 12,875, 12,935 रेंज में। 12,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 12,975 पहला टारगेट, 13,025, 13,050, 13,075, 13,125 और 13,150 तक के टारगेट के लिए। लेकिन जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी मूड बना रहा है, उसको देखकर लगता नहीं कि इस रेंज में मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ठीक है, मिले तो फिर आपको खरीदना है, नहीं मिला तो फिर मैं अपनी रेंज को ऊपर करूंगा, और वो रेंज होगी मेरी 12,975 से 13,000 की रेंज में खरीदारी की। और तब स्टॉप लॉस हम मूव करके 12,900 पर ले आएंगे, जो मैं आपको 9:08 पर बताऊंगा कि क्या कुछ होता है। क्योंकि देखिए, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे मजबूती बना रहा है। तो देखते हैं हमारे बाजार खुलने के वक्त 9:08 पर प्री ओपनिंग सेशन और 9:15 पर बाजार कैसे रहते हैं। उस समय मैं आपको एक फाइनल स्ट्रेटेजी दूंगा कि खुलते ही आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये रेंज है जिसको ध्यान रखना है, और इस रेंज में मिले तो जरूर खरीदिए। जो लोग बेचना चाहते हैं, 13,125 से 13,200 की रेंज में निफ्टी टुकड़ों में बेच सकते हैं। और ऊपर में स्टॉप लॉस आपको 13,250 का लगाना होगा। 13,075, 13,025, 13,000 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो खरीदें।
अगर 29,050 29,250 की रेंज में मिले तो कहने ही क्या, बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आप खुलते ही खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 29,200 का स्टॉप लॉस है, और अगर गैप से खुला तो फिर मैं आपका स्टॉप लॉस रिवाइज करके 29,400 29,500 पर ले आऊंगा, जो मैं आपको ओपनिंग में बताऊंगा। ठीक है, 28,800 आपका स्टॉप लॉस होगा फिलहाल। 29,400 29,550 750 और 900 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए बैंक निफ्टी पर। जो लोग बेचना चाहते हैं, वैसे बेचने का बढ़िया लेवल 30,150 30,200 है, लेकिन अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक चांस यहाँ भी ले सकते हैं। 29,200, माफ कीजिएगा 29,900 30,000, इस रेंज में आप बैंक निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 30,200 का बनना चाहिए। 29,825 29,750 29,625 29,550, ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिकवाली। जी दीप। ओके, तो कुछ अहम लेवल्स आपके लिए आज जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है, क्योंकि सीरीज का पहला दिन है तो अब बैन में एक भी स्टॉक नहीं है। जो आखिरी स्टॉक्स थे बैन में, नैल्को, सेल, टाटा मोटर्स, कैनरा बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग, वो भी अब बैन के बाहर रहेंगे। सर, डेटा तो आपने बताया एफआईज की तरफ से, अगर वहाँ पर कुछ और जो संकेत है समझने के लिए, वो क्या रहेंगे, और वायदा कारोबार के हिसाब से आज के अहम लेवल्स क्या हैं? दीप देखिए, 12,800 मजबूत सपोर्ट है सीरीज की शुरुआत में, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25 लाख शेयरों का है वीकली सीरीज में। 13,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख शेयरों का, आज आप उसके पार ही खुलेंगे, और इसका मतलब ये कि फिर आपके लिए 13,000 सपोर्ट और बेस के तौर पर इंटरडे में काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होना चाहिए 13,200 की तरफ। तो 13,000 के ऊपर आप हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और 12,900 के नीचे आप जाएंगे नहीं, सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत सपोर्ट है। और 13,000 खुलने के बाद 13,000 भी बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी आखिरी वादा 30,000 के आसपास की है, 6 लाख शेयर है। वैसे ओपन इंटरेस्ट सीरीज की शुरुआत में कम है, इसलिए जो डेटा और लेवल मैंने आपको पहले दिए वही ठीक है। बाकी सारे वायदा कारोबार के डेटा हम डिस्कस ही कर चुके हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो देखते हैं, सीरीज की शुरुआत है, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। थोड़े ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज आज कम है, सुस्त है, पर बाकी एक्शन भरपूर रहेगा बाजार में। बता देते हैं आपको कौन से स्टॉक्स पर आज रखनी है नजर। हमारे साथ वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? डेफिनेटली सबसे पहले अहम ट्रिगर्स की आपने बात की, तो आज से याद रखिए लक्ष्मी विलास बैंक का जो नाम है वो बदल जाएगा, डीबीएस बैंक इंडिया हो जाएगा और मोरेटोरियम से बाहर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके अलावा शॉपर स्टॉप का आज राइट इशू खुलने वाला है, 27 नवंबर को खुलेगा और 11 दिसंबर को ये बंद होने वाला है। 140 रुपये का राइट इशू का प्राइस रखा गया है। अमेरिकी बाजार आज आधे दिन के लिए खुले रहेंगे, तो इंटरनेशनल क्यूज के हिसाब से इसको आपको नजर रखनी है। इसके अलावा बर्गर किंग का जो आईपीओ है उसके लिए आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 12 बजे के आसपास। तो ये बताएंगे कि किस तरह की प्राइसिंग होने वाली है या फिर कितना पैसा उठाएंगे और क्या डिटेल्स है आईपीओ की, सब इसमें बताने वाले हैं, तो यहाँ नजर रखिएगा। मेजेस्को और कॉस्मो फिल्म्स, आज से इन दोनों कंपनीज का बायबैक जो है वो शुरू होने वाला है और 11 दिसंबर को बंद हो जाएगा। मेजेस्को का जो बायबैक प्राइस रखा गया है 845 रुपये प्रति शेयर का है और कॉस्मो फिल्म्स का जो बायबैक का प्राइस रखा गया है 576 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है। वहीं एसजेवीएन, पीएफसी, आरईसी तीनों काउंटर्स कल काफ़ी तेजी में थे। इन तीनों ही काउंटर्स में नजर रखिए, क्योंकि पीएफसी और आरईसी के साथ एसजेवीएन ने करार किया है। कोल प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट के लिए 8,520 करोड़ का जो लोन है वो इसको मिलने वाला है। एचयूएल, मेरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर जैसे एफएमसीजी कंपनीज को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है उसको कम कर दिया है। 37.5% से कम करके अब इसको 27.5% किया है, यानी कि 10% की कटौती है, इसका यहाँ पे फायदा मिलेगा। लक्ष्मी विलास बैंक आज से ये जो बैंक ने जो टीयर 2 के बॉन्ड्स है उनको राइट डाउन कर दिया है, करीब 320 करोड़ के बॉन्ड्स है जिनको राइट डाउन किया गया है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस एनपीसीआई में 7.7 करोड़ का निवेश करने वाली है, करीब 44% 0.44% हिस्सा जो है उसके खरीदारी के लिए। केआईओसीएल, इसका भी बायबैक आज से खुलेगा, हालांकि ये 14 तारीख को बंद होगा। 110 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे भाव रखा गया है। और कैडिला हेल्थ केयर, मार्च 2021 तक वैक्सीन लॉन्च करने की यहाँ पे योजना बना रही है कंपनी। अगले हफ्ते फेज 2 ट्रायल के नतीजे जो है वो ये कंपनी जारी करने वाली है और दिसंबर में फेज 3 ट्रायल जो है वो शुरू करने की योजना है। करीब 29,000 वॉलंटियर्स पे ये कंपनी टेस्ट करने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जहाँ पे आपको नजर रखनी है।
ओके, तो कुछ खबरों के दम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं, कुछ और स्टॉक्स जो देवांशी के पास हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो एस्ट्राजेनेका, इनके लिए अब थोड़ी सी चिंता की बात आती हुई दिख रही है, क्योंकि कोविड-19 के वैक्सीन की जो ट्रायल्स होते हुए दिखे, उस पर सवाल उठते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में जो गड़बड़ी है उसको लेके एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड पर अब सवाल उठते हुए दिखे हैं। उनका ये कहना है कि अब नए तरीके से फिर एक बार ट्रायल्स करते हुए दिखेंगे, ग्लोबली ये ट्रायल्स फिर से एक बार शुरू करते हुए दिखेंगे। लेकिन चिंता ये है कि ट्रायल्स दोबारा शुरू करने से इनकी जो मंजूरी मिलने की टाइमलाइन है उसमें थोड़े से डिलेज होते हुए दिख सकते हैं। इसी के चलते हम देखेंगे आज एस्ट्राजेनेका पर नजर रखें। अपोलो टायर्स भारत में उन्होंने अगले साल तक कंपनी यूरोपियन टायर की जो ब्रांड है व्रेडिस्टीन, इसको लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। प्रीमियम गाड़ियों की जो रिप्लेसमेंट मार्केट है अब कंपनी उस पर फोकस करी और ये टायर भी उसी में काम आते हैं, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है जिससे कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। एनटीपीसी 1000 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स का अधिग्रहण करने की योजना कंपनी की तरफ से बनती हुई दिख रही है। इसी के चलते कंपनी जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स निकालती हुई दिखेगी। रामकृष्णा फोर्जिंग, कल ही कंपनी ने एक नया कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया है। हॉलो स्पिंडल लाइन जो मैन्युफैक्चर करना होता है, इसके नया प्रोडक्शन लाइन शुरू करती हुई दिखी है। इससे इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़कर करीब 10,200 टन प्रति एनम से बढ़ती हुई दिखेगी इनकी कैपेसिटी। इस पर नजर रखें। कई ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में ब्लॉक डील हुई है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 24 लाख शेयर्स 841 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ये शेयर्स बेचे हैं। ग्रीव्स कॉटन स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 39 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 75 रुपीस प्रति शेयर के भाव के करीब ये शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। और साथ ही अगर इनसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में प्रमोटर ने यहाँ पे करीब 20 से 23 नवंबर के बीच में 2.1 लाख शेयर्स खरीदे थे। सीक्वेंस साइंटिफिक में भी हमने देखा कि प्रमोटर्स छायादीप वेंचर ने 24 नवंबर को 50,200 शेयर्स बेचते हुए दिखे और आरती इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर ने 17 से 25 नवंबर के बीच में करीब 1.45 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, नज़र रखनी पड़ेगी। फंड एक्शन भी इंटरेस्टिंग हुआ है। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेज का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कितनी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आई हैं आज। सबसे पहले देखिए एनटीपीसी सीएलएससी की बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया 140 के लक्ष्य के लिए। 95 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखें तो कंपनी मार्केट लीडर साबित हो रही है। जितने भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, टेंडर्स आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, उसमें से 44% एनटीपीसी ने जीते हैं, जिसके चलते मान रहे हैं कि स्टॉक में बढ़िया तेजी आगे जाकर देखने को मिलेगी और काफ़ी ऊंचे लक्ष्य उन्होंने दिए हैं। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है टाटा पावर पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 66 रुपये से बढ़ाकर 73 रुपये कर दिया है। 62 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि इन्होंने जो है मुद्रा रेजोल्यूशन प्लान है उसमें अभी तक फिलहाल कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने भी जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में के चलते यहाँ पर एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। लेकिन पिक ऑफ द डे नहीं, आज है पिक ऑफ द सीरीज। दिसंबर सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत, तो आइए पिक ऑफ द सीरीज करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का स्वागत। स्वागत है आप सबका। वागले साहब करिए शुरुआत, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने पिक ऑफ द डे के लिए? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द मंथ होगा पीएफसी। कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज वीकली क्लोज है और मंथली क्लोज भी होगा, तो मुझे लगता है ये अगले महीने में 7 से 8 से मे बी 10% तक जा सकता है। 109 का बंद है, मेरा 105 का स्टॉप लॉस है और 121 का टारगेट। 105 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये है आपके लिए पीएफसी में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, माफ कीजिएगा पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज से पहले छोटा सा एक अपडेट है। कल आपने एक होमवर्क दिया था गोल्ड पर,
उस पर अनिल जी मैं अभी आंसर नहीं कर रहा हूं, बट कल जब मैं उस होमवर्क की तैयारी कर रहा था, पूरी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने अनिल जी पाया, देखिए आपका जो सवाल था अनिल जी एकदम स्पॉन्टेनियस था और किसी को समय नहीं मिला। तो जो जैन साहब ने बोला था वो एकदम परफेक्ट निकला। देखिए 1805 1860 डॉलर के अराउंड गोल्ड निकल रहा है। चार्ट डिस्टॉर्टेड लगते हैं, बट जैन साहब ने जो बोला ना नीचे में सपोर्ट है, और अगर हम वैसे टेक्निकली देखें 1750 1770 1750 1770 एक अहम सपोर्ट है। तो अनिल जी जैन साहब को हेड्स ऑफ है, मतलब कि एकदम से आपने एक स्पॉन्टेनियस सवाल पूछा और उनकी मतलब कि रिसर्च इतनी परफेक्ट थी कि बिल्कुल सब कुछ उनके दिमाग के अंदर था, और भी परफेक्ट थी कि बिल्कुल सब कुछ उनके दिमाग के अंदर था, और बड़ा एकदम सटीक और एकदम परफेक्ट आंसर दिया। तो मैं तो यही हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि जैन साहब की रिसर्च को हेड्स ऑफ है अनिल जी। और अब आता हूं अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज पर। तो पिक ऑफ द सीरीज अनिल जी L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसने कल एक बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ी है, और इस नेकलाइन टूटने के बाद इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाया है 73 पर, थोड़ा डीप है, बट अनिल जी जिस तरीके का मार्केट है, जब इस तरीके की बड़ी नेकलाइन टूटती है तो एक गोल्डन रूल है जो मैंने बनाया हुआ है, जब बड़ी वाली नेकलाइन टूटे तो नेकलाइन के नीचे 3% नीचे की क्लोजिंग आए तो एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। तो 73 का स्टॉप लॉस है, 92 से लेकर 95 के टारगेट के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग मेरा पिक ऑफ द सीरीज है। ओके, तो 92 से 95 का टारगेट, 73 का स्टॉप लॉस। L&T फाइनेंस हमने देखा है एक बेहतरीन तेजी इसमें आती हुई देखी है। सारे के सारे NBFC स्टॉक्स में हमने ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है, तो L&T फाइनेंस उनमें से एक स्टॉक है जो अच्छी मूव्स आपको दिखा रहा है। नजर रखते हैं L&T फाइनेंस पर, नजर रखते हैं कुछ और स्टॉक्स पर भी जहां पर एक्शन है। PFC की तो बात वागले साहब ने करी, बंसल जी जरा REC पर भी नजर डालिए, क्योंकि यहां पर भी हमने जबरदस्त एक्शन देखा। PFC, REC, SJVN तीनों स्टॉक्स पर हमने जबरदस्त एक्शन देखा है, और इनमें से 2 स्टॉक्स के बारे में तो कल हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको कॉल भी दी थी। खबर है SJVN और PFC REC को लेकर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर करार हुआ है, फंडिंग करेंगे SJVN के प्रोजेक्ट के लिए। ये PFC की चार्ट क्या बता रही है बंसल जी? सॉरी, ये बताइए कि किस तरह से मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, और साथ ही REC की चार्ट क्या बता रही है? PFC पर तो वागले साहब ने कॉल दी, REC के चार्ट के बारे में आप बताएं। बिल्कुल दीपांशु, उससे पहले दीपांशु वागले जी का धन्यवाद है। कल मैंने और कुणाल जी ने स्पेशल पिक में PFC रिकमेंड किया था और स्टॉक डेज हाइस पे क्लोज हुआ था, तो अब वागले जी ने इसको पिक ऑफ द सीरीज में लिया है, तो जो हमारे टारगेट्स हैं वो काफी छोटे निकलेंगे। REC का भी दीपांशु टेक्निकल रुझान काफी एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 3 से 5 दिन का टारगेट यहाँ पर 128 रुपए का बैठता है। तो REC का भी टेक्निकल रुझान जो है दीपांशु क्लियरली पॉजिटिव है, यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए REC पर राय, जिस तरह से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। नज़र रखिए इन पावर स्टॉक्स पर, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। बल्कि एक पावर स्टॉक का और जो मैं वागले साहब से पूछना चाहूँगा, NTPC, वागले साहब जरा इस पर भी नज़र रखिए। CLSA ने एक बड़ा टारगेट दिया है 140 का, कुछ खबरें भी आई हैं, एक विंड पावर एसेट की खरीदारी के लिए कंपनी प्लान कर रही है। ऑफकोर्स देश की दिग्गज पावर कंपनी है और मोमेंटम बढ़ रहा है। NTPC का चार्ट कहाँ जा सकता है सर? दीपांशु में शॉर्ट टर्म में 110 की बात करूंगा। हाँ, अगर आप 3 से 6 महीने की बात करेंगे या मे बी 2 से 3 महीने की बात करेंगे तो 125 130 तक जा सकता है, मे बी ऑन एन एक्सटेंडेड मूव 140 तक भी जा सकता है। बट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में मुझे 105 110 पे एक रेजिस्टेंस लगता है, तो अगर आपका व्यू एज अ ट्रेडर आप व्यू ले रहे हैं तो वहां पर एक बार बुक कर लेना है। ओके, तो पोजिशनली अच्छा लग रहा है, और आपको याद होगा बसीन साहब ने भी यहाँ पर आपको पहले भी रिकमेंडेशन दी है, उनका भी भरोसा है PSUs को लेकर, NTPC को लेकर भी वो काफ़ी बुलिश हैं। तो नज़र रखिए पावर स्टॉक्स में धीरे धीरे संकेत भी आ रहे हैं। एक तो डिमांड मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है, साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं सेक्टर के लिए। टाटा पावर पर तो हमने आपको कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी, किस तरह से इनके इन्वेट को शानदार रिस्पॉन्स मिला, और जब मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी न्यूज़ पर व्यूज़ में, तो वहाँ पर भी उन्होंने आपको संकेत दिए थे कि आगे डीलेवरेजिंग को लेकर और इनके जो फोकस है अब रिन्यूएबल पावर पर, वो एक बड़ी स्टोरी बनने वाली है इनके लिए। बंसल जी, टाटा पावर पर भी एक राय दे दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि कल अगेन सेकंड हाफ में स्टॉक वापस मोमेंटम में आते हुए दिखा है और अच्छी तेजी दिखा रहा है। अब टाटा पावर के लिए अगले लेवल्स क्या रहेंगे?
देखिए बहुत बढ़िया दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जैसा अभी 2 दिन पहले अनिल जी ने बोला था ये रीरेटिंग दिखाएगा, निवेश का स्टॉक है। तो दीपांशु शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और एक चीज लोग भूल रहे हैं, जब ये 2000 की शुरुआत हुई थी 2002-3 में, 2001-2 में ऐसा कुछ था, ये स्टॉक 400 रुपए के ऊपर चलता था, तब 10 पेड अप था, अब पेड अप कम है। और उस जमाने में ये बड़ी फैंसी में रहता था, टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा का नाम BSES होता था। तो टेक्निकली जो पिछले 15 सालों की मंदी है वो शायद टाटा पावर खत्म कर रहा है, और यहाँ पे आगे चल के री-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिया ना बनाते हुए एक लंबी अवधि का नजरिया बना के गिरावट पे खरीदारी की राय है टाटा पावर के अंदर। बंसल जी शायद क्यों लगा रहे हैं कि शायद 10-15 साल की मंदी खत्म कर रहा है, ये पक्का क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये कंफर्म कब करेंगे आपकी नहीं 10-15 साल की मंदी इसने खत्म कर दी? नहीं अनिल जी, मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा। मैंने अनिल जी इसको स्टॉक को लिया था, लेके ऊपर बेचा था, वो ध्यान नहीं मुझे। वो 98 की बात है कि 2004 की बात है अनिल जी, बट ये चीज सर्टन है कि पिछले 15-20 साल की जो मंदी है वो खत्म हो रही है अनिल जी, और काफी बड़ी रीरेटिंग ये स्टॉक दिखाएगा। और जिस तरीके से अनिल जी एक चीज और है टाटा पावर को लेके, जैसे सुजलॉन एक फैंसी में आया था, तो ये सारे बिजनेसेस टाटा पावर के पास भी हैं, सब सब्सिडरीज हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगी, और जब भाव बढ़ता है तो अनिल जी मार्केट इन सब चीजों को डिस्काउंट करने लग जाता है। तो टाटा पावर में नो डाउट ये बड़ी मंदी से तेजी में आ रहा है, तो गिरावट पर, करेक्शंस पर इसको खरीदें, और आगे चल के काफी बड़ी री-रेटिंग दिखाएगा ये। अरे बंसल ये सुबह सुबह क्या सुजलोन याद दिला दिया उल्टा टाटा पावर के साथ, मूड खराब कर दोगे आप तो ऐसे फ्राइडे के दिन। थोड़ा चेयर अप रखो, कहाँ सुजलोन सुजलोन की तरह इसमें एसेट से मेरे को तो और डर लगने लगा कि सुजलोन से कंपेयर मत कर लेना भाई साहब। हम पता चला कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहाँ चला गया भगवान जाने। ओके, तो चलिए अब हमारे साथ 2 और खास मेहमान कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, कुणाल जी भी और साथ ही शुभम जी भी। आप दोनों का भी स्वागत है। कुणाल जी बताएं सर आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरी पिक ऑफ द सीरीज, पिछली सीरीज में अनिल जी मैंने अडानी एंटरप्राइजेस को पिक ऑफ द सीरीज बताया था, और उसमें अच्छी तेजी बनी है। इस सीरीज के लिए अनिल जी मैंने जो स्टॉक चुना है वो ऑलरेडी काफी तेजी दिखा चुका है। स्टॉक का नाम है नौकरी, यानी कि इन्फो एज, जो कि लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसमें अनिल जी मुझे लगता है कि और बहुत दम बाकी है, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो नौकरी को खरीदे, मुझे लगता है कि यहां पर एक 4000 रुपए के आसपास इस सीरीज के लिए एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस तरह का स्टॉक का स्ट्रक्चर है, यहां पर 4550 के लेवल्स इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो नौकरी अनिल जी मेरा पिक ऑफ द सीरीज है। ओके, नौकरी खरीदें या नौकरी करें ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कुणाल जी की इच्छा है नौकरी खरीदने की, तो जैसे हम कई बार कहते हैं शेयर खरीदो उसके बजाय एक्सचेंज ही खरीद लो, तो नौकरी करने के बाद नौकरी खरीद लो, यानी कि इन्फो एज। और स्टॉक जबरदस्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये इस सीरीज में 4550 तक जाने की रखता है काबिलियत। तो इस स्टॉक पर आपको करना चाहिए फोकस, 4000 का लगा लीजिएगा आप स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये कुणाल जी की तरफ से भी राय आती हुई दिख रही है। शुभम जी आप बताएं आप क्या करेंगे इस सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो इस सीरीज के लिए जो मेरा पिक होगा वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अगर हम इस स्टॉक को देखें तो अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा यहाँ से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो कंसोलिडेशन हम इतने समय से देख रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वो मुझे लगता है कि अब मैच्योर हो चुका है। और जिस तरह से अब रीसेंट डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, और अगर हम पूरे के पूरे FMCG पैक को देखें तो बहुत सारे और कंपनीज में भी काफ़ी पॉजिटिव हमने डेरिवेटिव एक्टिविटी भी देखा है। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के लिए जो एक अच्छा विकल्प हो सकता है वो होगा HUL, जहाँ पे एक बॉटम पे स्टॉक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चला नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ में मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। तो HUL पे खरीदारी की राय होगी। और अगर हम सीरीज टारगेट की बात करें, मुझे लगता है कि इसी सीरीज में हो सकता है कि 2380 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो 2380 का यहाँ पे टारगेट होगा। HUL को खरीदें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2050 पे।
HUL ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी, और HUL तो पसंद आया है सिद्धार्थ सिडानी साहब को भी, पर उनसे अब जानते हैं उनकी पिक ऑफ द सीरीज। सिडानी साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द सीरीज में कौन सा स्टॉक चुना है आपने? गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली HUL तो बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ से, और बहुत कंसोलिडेट कर चुका, अंडर परफॉर्मर रह चुका मार्केट का। बट आज जो पिक ऑफ द सीरीज लेके आया हूं, ये भारत इसके कदमों पे चलता है, और ये कंपनी है बाटा। जी हाँ, बाटा जो फुटवेयर कंपनी है, और बाटा मुझे बहुत पसंद लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि बाटा यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1600 रुपए का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे सेल्स और वॉल्यूम ग्रोथ आने चाहिए दिसंबर क्वार्टर से। बाटा यहाँ पे बहुत दमदार लग सकता है दिसंबर सीरीज, पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब। ओके, तो बाटा एक स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी है। पिक ऑफ द सीरीज के लिए सिद्धार्थ सिडानी साहब को पसंद है, और हम इसमें मोमेंटम भी बनते हुए देख रहे हैं, अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। बाटा पर रखिए एक्शन। कंजम्पशन स्पेस पर काफ़ी सारे मूवमेंट आ रहा है। सिद्धार्थ जी आपके पास ही वापस आ रहा हूं, क्योंकि HUL की आपने बात करी, HUL, मैरिको, ब्रिटानिया, एग्रोवेट, रुचि सोया और भी जो FMCG कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं आज फोकस में रहेंगे। क्रूड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10% की कटौती की गई है, 37.5% से घटाकर 27.5% कर दी है, और क्योंकि ये की रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री के लिए, इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं सर डायरेक्टली, और क्या फ्यूचर में थोड़ा प्राइस रिविजन भी आना चाहिए इस ड्यूटी कट की वजह से? बिल्कुल पास ऑन करेगी कंपनियां, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप HUL के भी नतीजे देखें पिछले तिमाही के, वहां पे वॉल्यूम्स में ही पूरा बहुत बड़ी निराशा देखने मिली थी। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए जो प्राइस, जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो कटौती हुई है, वो पास ऑन करनी पड़ेगी इनको अपने प्रोडक्ट्स के जरिए। और मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो जाना चाहिए पूरे ही FMCG स्पेस के लिए। दीपांशु, HUL तो आप जानते हैं कि हमारी खरीदारी की राय है 2450 के टारगेट के लिए, बट इसके साथ ही एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा। एक केमिकल कंपनी है जो FMCG को बहुत बड़ी सप्लाई करती है, और वो कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जो केमिकल बनाती है, सर्फेक्टेंट्स, वो सोप्स, डिटर्जेंट्स और इत्यादि जो भी FMCG प्रोडक्ट्स है उसमें लगते हैं। ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन कर सकती है आने वाले समय में। 2500 हमारा टारगेट है। ओके, तो 2500 का टारगेट है गैलेक्सी सर्फिकेंट्स पर, बट साथ ही FMCG यहाँ पर भी नज़र रखिए, क्योंकि ये ड्यूटी कट का इम्पैक्ट है, यहाँ पर भी प्ले आउट आपको होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये है आपके लिए FMCG स्टॉक्स पर व्यू। कैडला हेल्थ केयर, बंसल जी कैसे देखें इसको, और उसके बाद मैं कुणाल जी से एस्ट्राजेनेका पर भी व्यू लूंगा। ये कह रहे हैं कि मार्च 2021 तक इनकी वैक्सीन लॉन्च करने की योजना है। अगले हफ्ते से फेज 3 ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे सामने। लगभग 40,000 वॉलंटियर्स पर ये टेस्ट किया है, कंपनी करेगी। फेज 3 का, फेज 2 का डेटा आना चाहिए अगले हफ्ते, और आने वाले कुछ महीनों में इनकी भी वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए। तो क्या ये कैडला के लिए नया ट्रिगर बन सकता है बंसल जी, और किस हिसाब से चार्ट देख रहे हैं? देखिए दीपांशु, चार्ट्स इसके साइडवेज हैं, और ऊपर में 435, 438 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो जिस बड़ी तेजी की बात अगर मार्केट कर रहा है इस वैक्सीन को लेके, तो वो बड़ी तेजी तब होगी जब ये स्टॉक एक डिसाइसिव क्लोजिंग देगा 438 के ऊपर। और एज ऑफ नाउ बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में 438, 440 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी। तो इस न्यूज के चलते अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है, तो एक बार किसी ने लिया हुआ है तो एग्जिट करें। नई खरीदारी तभी करनी है जब 438, 440 के जोन तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है। ओके, तो नई खरीदारी थोड़े अपवर्ड मूवमेंट के बाद ही करें। फिलहाल एक कंजेशन जोन में स्टॉक दिख रहा है। कुणाल जी, एस्ट्राजेनेका कैसे देखना चाहिए, क्योंकि इनका जो ट्रायल का डेटा आया है उस पर कुछ सवाल उठाए गए हैं कि जो डेटा है वो ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं करा है, कुछ वॉलंटियर्स को प्रॉपर डोज नहीं दी गई थी वैक्सीन की, और जो ओल्डर पॉपुलेशन पर टेस्ट किया है उसका भी डेटा अभी क्लियर नहीं है। कंपनी कह रही है कि इस पर वो भी चर्चा करेंगे, और शायद कुछ नए ट्रायल्स भी आ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एस्ट्राजेनेका अगर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो किस तरह पे सपोर्ट देख रहे हैं इसका?
देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु, इस स्टॉक में हमने वन वे रैली देखी है और काफी बड़ी तेजी पिछले कुछ महीनों में आ गई है, तो बहुत संभव है कि आपको यहां पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले। स्टॉक का स्वभाव भी ऐसा ही है, ये समय समय पर लंबे कंसोलिडेशन देता है और उसके बाद फिर अगला मूव देता है। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के लिए पूरा ये स्टॉक तैयार है। गिरावट में यहां पर एक्यूमुलेट करने की राय है। मुझे लगता है एक बड़ा सपोर्ट जो है वो 3900 के आसपास है। अभी जो है ये 4500 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 500-600 रुपए की गिरावट बिल्कुल मुमकिन है। और अगर ये गिरावट आती है तो आप 3900 से 4000 के बीच में इसको अक्वायर करें। और मुझे लगता है मध्यम से लंबी अवधि का निवेश है ये, शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए रखते हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट आउट परफॉर्मर रहा है और आगे भी मार्केट आउट परफॉर्मर बना रहेगा। ओके, तो मार्केट आउट परफॉर्मर रहा है, आगे भी बना रहेगा। आज देखते हैं किस तरह से इस पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि खबर थोड़ी नेगेटिव है इनके ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल को लेकर। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखी है नज़र, अपोलो टायर्स। शुभम जी, जरा आप इसका चार्ट देखिए, क्योंकि टायर स्टॉक्स बेहतरीन मोमेंटम में रहे हैं और अपोलो टायर्स ने लीड करा है। इनका जो एक यूरोपियन ब्रांड है रेडियल्स का, वर्डास्टिन, इसके जो टायर्स हैं वो अगले साल से लॉन्च किए जाएंगे और प्रीमियम मार्केट की रिप्लेसमेंट कैटेगरी को ये टारगेट कर रहे हैं। चार्ट्स क्या बता रही हैं जहाँ तक अपोलो टायर्स का सवाल है? दीपांशु जी, अपोलो टायर को अगर हम देखें और अगर बाकी पूरे के पूरे टायर स्पेस को देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। और अपोलो टायर में अच्छी बात यह है कि अगर इसमें बिल्टअप का एक्टिविटी देखें तो काफ़ी समय से, मतलब लगभग अगर डेटा वाइज जाएं तो 25 सितंबर से लेकर के अभी तक एक लॉन्ग एंड वाइंडिंग साइकिल में स्टॉक बना हुआ है, जिसका मतलब है कि हर बार जब भी यहाँ पे पुल बैक होता है तो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इमर्ज होने लगता है। तो ये एक ओवरऑल एक मीडियम टर्म रैली का एक इंडिकेशन है। तो मुझे लगता है कि जो 2 दिन में जो एक टेम्पररी यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है, उसमें हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे अपोलो टायर पे खरीदारी की राय होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोजिशनल कॉल ले रहा हूँ, तो 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर हम इसको 1-1.5 हफ्ते का समय दें तो मुझे लगता है 190 तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। ओके, तो 190 तक के लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं। ज़बरदस्त रैली आपने आते हुए देखी अपोलो टायर्स की, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिलहाल भी अगर आप देखें तो मोमेंटम इस स्टॉक पर बरकरार है। आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर नज़र रखिए, प्रमोटर ने नवंबर 17 से 25 के बीच कुछ 1.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट डेफिनेटली आरती इंडस्ट्रीज़ ट्रेडर्स रेडार पर काफ़ी एक्टिवली आता रहता है। कुणाल जी, आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट क्या बता रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं कि एक बार के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। एक बड़ा रेजिस्टेंस है 1200 रुपए के आसपास और ये लेवल पार नहीं हुआ और एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में दीपांशु एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं, एक बार के लिए निकलें। इस स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन बिल्कुल मुमकिन है। जब तक 1200 के लेवल से डिसाइसिवली पार करके उसके ऊपर क्लोज न दे दे, तब तक आरती इंडस्ट्रीज में अब नई खरीद नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आने की मेरी राय। ओके, तो पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। नई पोजीशंस आपको नहीं बनानी चाहिए। ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर राय। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपनी पिक ऑफ द सीरीज बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे स्पेशली नजर रखें। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लगता है यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा एक चार्ट के ऊपर अच्छा मूव दिखा रहा है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा 200 डीएमए के ऊपर निकल रहा है। तो पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 51 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी डिप अगर आता है नीचे में 49 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 46-47 के आसपास है और स्टॉक एक बार ऊपर में 55 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो 60 प्लस के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। यानी 55 से 60 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा और ये आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को नजर पे रखें, कोई भी डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले 55 से 60 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय। 55 से 60 के टारगेट्स आ सकते हैं। कल भी सुमित जी इसके बारे में बात कर रहे थे और मोमेंटम इसमें बरकरार बढ़िया लग रहा है। सुमित जी, आपने कल एक कॉल दी थी टुवर्ड्स एंड SJVN
वहाँ पर तो 5% की तेज़ी आती हुई दिखी। यहाँ पर खबरें भी हैं इनके, एक बड़ा प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं और उसके फंडिंग के लिए इन्होंने PFC REC के साथ टाई अप भी कर लिया है। SJVN का जो मोमेंटम है अब कहाँ ले जा सकता है, कल अगर किसी ने मिस कर दी तो यहाँ इन लेवल्स पर भी आप एंट्री का रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपांशु, मेरे को लगता है ये इसी न्यूज के चलते SJVN, PFC, REC सब में कल से परसों से तेजी देखने को मिल रही है और चार्ट्स के ऊपर ये दिखाई दे रहा था कि शायद कोई न्यूज आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की कैंडल कल SJVN में बनी है वो कैंडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल है और वॉल्यूम्स भी पिछले 15-20 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जिन्होंने मिस किया है वो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी डिप आता है उसके अंदर, और बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस लिए इसके अंदर, तो ये पोजीशंस होल्ड करें। SJVN मेरे को लगता है यहाँ से जो मैंने टारगेट्स दिए वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे। 26 का होगा पहला टारगेट, 28 का होगा दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। बहुत जल्दी और बहुत शार्प ये मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे के अंदर इंट्राडे का सपोर्ट 2380 के आसपास है और कैरी ओवर पोजीशंस जो 2, 5, 10 दिन के लिए रखना चाहते हैं 2280 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें 26 से 28 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 26 से 28 के टारगेट्स के लिए होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ज़बरदस्त मोमेंटम हमने इस स्टॉक पर आते हुए देखा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, बंसल जी जरा इस पर भी नज़र डालिए। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। CG पावर में अब इनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी, तो CG पावर अब इनकी सब्सिडरी कंपनी होगी। इसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कुछ शेयर्स बेचे हैं, पर उसके सामने स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने उतने ही शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 23.5 लाख के शेयर्स। आप बताएं सर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स चार्ट क्या बता रही है? 840 के से थोड़ा करेक्ट होकर 812 पर कल क्लोजिंग हुई है। यहाँ से क्या करना चाहिए इस चार्ट पर? देखिए दीपांशु, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट को देखें तो हाईली ओवरबॉट है। नई खरीदारी करेक्शन पे करनी चाहिए और करेक्शन के साइंस विजिबल हैं। कल स्टॉक में देखें तो 857 से हाई से 812 के अराउंड की क्लोजिंग हुई है। और कल की खास बात क्या है कि कल इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए थे और कल के वॉल्यूम अगर आप किस पूरे साल के वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो कल का जो वॉल्यूम था सारे साल में किसी भी दिन इतना वॉल्यूम नहीं हुआ था। तो करेक्शंस के साइन है। एज ऑफ नाउ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, करेक्शन पे ही खरीदना चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ है और शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्रॉफिट बुक करने की राय है यहाँ पर। ओके, तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्रॉफिट बुक करिए, पर अदरवाइज नज़र रखिए स्टॉक पर थोड़ा करेक्टिव मोमेंटम में आ रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पर भी रखिए नज़र। और सिद्धार्थ जी, आपसे सीक्वेंट साइंटिफिक पर व्यू लेना चाहूँगा। खबर तो है कि यहाँ पर प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, थोड़ा छोटा ही अमाउंट है सर, 50,000 शेयर्स का, बट स्टॉक में बाजार का काफ़ी इंटरेस्ट है और हम देखते हैं कि बड़ी मूव्स आती हैं फिर थोड़ा करेक्शन भी आता रहता है। एज एन इन्वेस्टमेंट सीक्वेंट साइंटिफिक पर आपका क्या व्यू है? देखिए दीपांशु, हम बहुत पॉजिटिव है सीक्वेंट साइंटिफिक पे, क्योंकि हमें वो सब कंपनी हम ढूंढते रहते हैं जो अपने सेक्टर में अपने बिजनेस में लीडर हो। जरूरी नहीं है वो कंपनी लार्ज कैप ही हो। तो सीक्वेंट साइंटिफिक भारत में ऐसा है कि एनिमल हेल्थ केयर जो फार्मा API की कंपनी है, एनिमल हेल्थ केयर की नंबर 1 कंपनी है। तो ये छोटी बड़ी जो क्वांटिटी बेची है प्रमोटर में, मैं मानता हूं कि इसको अवॉइड करना चाहिए ये बात को, और सीक्वेंट साइंटिफिक पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। हमारा जो टारगेट है 193 है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे और मुंबई की फैसिलिटी जो नहीं आई है यहां से भी वॉल्यूम आएगी और वाइजैक की फैसिलिटी जो है वहां पे एक्सपेंशन है। तो मुझे लगता है कि सीक्वेंट साइंटिफिक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एनिमल हेल्थ केयर की। ओके, तो ये है आपके लिए सीक्वेंट साइंटिफिक पर राय।